अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है आपने ऑलरेडी 11th में डिस्कस किया है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting components. ये पहला पॉइंट याद रखो कि ये जो सॉल्यूशन होती है ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, या दो कंपोनेंट्स का या दो से ज्यादा। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजीनस? देखो होमोजीनस क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बीकर ऑफ वाटर लोगे, ये एक बीकर ऑफ वाटर है, अच्छा अगर आप इसमें शुगर करोगे डिजॉल्व, ये वाटर है और वाटर में आपने शुगर डाला, जब शुगर डिजॉल्व होगा पूरे तरह से, अगर आप इस बीकर से एक स्पून शुगर सिरप लोगे या एक गिलास शुगर सिरप लोगे, जितनी कंसंट्रेशन एक स्पून ऑफ शुगर सिरप में होगी उतनी ही कंसंट्रेशन एक गिलास शुगर सिरप में होगी। यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन होगी सेम, कंसंट्रेशन सेम। या जो इसमें बाकी रहा, इसमें जो शुगर सॉल्यूशन है, इसमें स्पून में जो शुगर सॉल्यूशन है या गिलास में जो शुगर सॉल्यूशन है, इन तीनों की कंसंट्रेशन टर्म्स भी सेम होगी। यानी अगर ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है, इन सब की कंसंट्रेशन टर्म्स सेम होगी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ कंटेनर 1 या कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ कंटेनर 1 is equal to concentration terms of container 2 is equal to concentration terms of container 3। इन सब की कंसंट्रेशन टर्म्स सेम होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बीकर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ स्पून इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ गिलास। यानी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इसमें है उतनी स्पून के और उतनी गिलास में जो शुगर सॉल्यूशन है उन सब की कंसंट्रेशन सेम है या कंसंट्रेशन टर्म सेम है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? होमोजीनस। यानी a solution is a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substances। जब हम शुगर वाटर में डालते हैं वो खाली फिजिकली मिलते हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को भी अलग कर सकते हैं, शुगर को भी अलग कर सकते हैं। यहां तक आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखो कि ये जो सोल्यूशन होती है ये होमोजेनस मिक्सचर होता है टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस का। और क्या पॉइंट याद रखना है? A solution has homogeneous composition throughout the mixture। ये हमने अभी डिस्कस किया है। यानी जितनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इस बीकर में है और जो हमने इससे शुगर सॉल्यूशन लिया फिर स्पून में रखी है, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है उतनी ही कंसंट्रेशन स्पून के शुगर सॉल्यूशन में है। या अगर हमने यहाँ से एक गिलास लिया शुगर सॉल्यूशन, जिसमें इसमें जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन किसमें है? गिलास में
या बीकर में या स्पून में। यहां तक आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखना, a solution is a single phase system। सिंगल फेज सिस्टम यानी जो कंपोनेंट्स मिले हैं, जिनकी सॉल्यूशन बनी है, उनके दरमियान कोई डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्री नहीं होती है, यानी सारी सॉल्यूशन की एक ही स्टेट रहती है। पहला पॉइंट याद रखो, हमने शुगर लिया, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, अब ये बन गई शुगर सॉल्यूशन। हमने यहाँ से शुगर सॉल्यूशन एक स्पून में ली, फिर हमने इसी में एक गिलास में लिया। अब जो बीकर में रहा या स्पून में जो शुगर सिरप है या गिलास में जो शुगर सिरप है, इन सब की कंसंट्रेशन कंपोजिशन सेम है। जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है, जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है, सब में कंसंट्रेशन सेम है। इसलिए हमने कहा था इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन एक्टिंग सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब भी हुआ कि ये जो सोल्यूशन है इसमें एक होमोजेनस कंपोजिशन होती है थ्रू द मिक्सचर, यानी जितनी कंसंट्रेशन ऊपर होगी उतनी कंसंट्रेशन बीच में होगी, उतनी कंसंट्रेशन बॉटम में होगी। या जो शुगर सिरप हमने यहाँ से लिया और स्पून में डाला या गिलास में डाला, इन तीनों की कंसंट्रेशन टर्म सेम होगी या कंसंट्रेशन सेम होगी, उसी को हम कहते हैं होमोजेनस कंपोजिशन थ्रू आउट। और ये जो सोल्यूशन बनती है ये सिंगल फेज सिस्टम होती है, यानी सारे सोल्यूशन की एक ही फिजिकल स्टेट होती है। ये याद रखना, सिंगल फेज सिस्टम मीन्स एक ही फिजिकल स्टेट होती है, कोई डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्री नहीं होती है। दैट इज सिंगल फिजिकल स्टेट एंड नो डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्री बिटवीन कंपोनेंट्स। ये याद रखना, सिंगल फेज सिस्टम मीन्स एक ही फिजिकल स्टेट रहती है और कंपोनेंट्स के दरमियान कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहां तक पहले नोट करो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये जो सॉल्यूशन हमने बनाई है उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करेंगे शुगर प्लस वाटर, यह हमें देगा शुगर सॉल्यूशन, तो हम सिंपली सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, हम शुगर के अलावा इसमें साल्ट भी डाल सकते हैं, किसमें? वाटर में। पहली सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, बन गई सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स है, ये भी है सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर में शुगर भी डिसॉल्व होता है और वाटर में शुगर और साल्ट भी डिसॉल्व होता है। किसी ने क्या किया, किसी ने शुगर और साल्ट के अलावा कोई और कंपाउंड, कोई और साल्ट डाला, किसमें? फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड डाला, किसमें? वाटर में। तो ये भी बन गई सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यानी पहले जब हमने सॉल्यूशन बनाई, हमने शुगर को किसमें ऐड किया? वाटर में, ये डिसॉल्व हो गए, बन गई सॉल्यूशन। अब हमने वाटर में डिसॉल्व किया साल्ट एंड शुगर, तो और बन गई सॉल्यूशन। अब हमने वाटर में क्या किया डिसॉल्व? पोटेशियम क्लोराइड, साल्ट और शुगर, और बन गई सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, शुगर प्लस वाटर। इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन भी, इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर ये सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें 1, 2 और 3 कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? और इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है? 4 कंपोनेंट्स, तो इसको हम कहते हैं क्वाaternary सॉल्यूशन।
आया समझ में? यह पॉइंट याद रखो। वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स की बनी होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट्स की बनी होती है उसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जो चार कंपोनेंट्स की बनी है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। फिर पांच कंपोनेंट्स की पेंटेनरी सॉल्यूशन। मगर वो सॉल्यूशंस जिनका कंपोनेंट दो से ज्यादा होता है उनको हम हमेशा कहते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशंस। पॉलिनरी सॉल्यूशन, चाहे वो टर्नरी हो, चाहे वो क्वाटरनरी हो, चाहे वो पेंटेनरी हो, उन सब को हम कहते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। मगर ये जो क्लास है 12th में, इसमें आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। यानी जो बाइनरी सॉल्यूशन है, जितनी भी टर्म्स है रिलेटेड टू बाइनरी सॉल्यूशन, हमें इस सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करना है। अच्छा, और एक पॉइंट याद रखो, शुगर डिजॉल्व वाटर में हुआ, साल्ट पर शुगर वाटर में डिजॉल्व हुआ, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट एंड शुगर वाटर में डिजॉल्व हुआ। वाटर तो सब में सेम है कि नहीं? मगर हमने ये कंपोनेंट्स चेंज किए। ये जो ये वाटर है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और ये जो हमने चेंज किए इनको हम कहते हैं सोल्यूट। इसका ये मतलब है एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही रहता है और नंबर ऑफ सोल्यूट्स में चेंज। मिनिमम एक सोल्यूट हो सकता है, मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखो यहां पर, ए सॉल्यूशन contains one solvent but the number of solutes may change। अब आया समझ में? यानी कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लेंगे उसमें एक ही सॉल्वेंट होता है। अब जो सोल्यूट है वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे सॉल्वेंट और सोल्यूट को। देखो, सॉल्वेंट अगर हम यहां देखेंगे इन कंपोनेंट्स में, हमने एक स्पून ऑफ शुगर डाला वाटर में, वाटर है ना बहुत क्वांटिटी में, है कि नहीं? तो सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। यह पॉइंट याद रखो। ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, a component of solution in a large quantity is solvent। यहां तक आया समझ में? यानी कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन स्मॉल अमाउंट या इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड या इज सोल्यूट। अब तो यहां तक सेम है, यहां तक तो सेम है। अब हम और एक चीज डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुना होगा शुगर सिरप का। शुगर सिरप जब हम बनाते हैं वो तो सोल्यूशन ही होती है, उसमें 70% होता है शुगर और 30% होता है वाटर। हमने यहां डिस्कस किया है कि कोई कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो ज्यादा क्वांटिटी में हो तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी में हो तो उसको हम सोल्यूट कहते हैं। मगर शुगर सिरप में उसमें तो 70% शुगर होता है और 30% ये होता है वाटर होता है। मगर वहां पर तो वाटर ही सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये याद रखना, सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट डिसाइड करता है वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है वही सॉल्वेंट होता है। ये याद रखना, कोई भी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन
जो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, यानी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है किसी फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या करेंगे, हमने शुगर को डाला वाटर में, शुगर है 70%, वाटर है 30%, मगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड। तो जो लिक्विड था इनमें वही क्या है, वही सॉल्वेंट है। इसका मतलब है वाटर ही सॉल्वेंट है। तो ये याद रखना यहां पर। और एक पॉइंट याद रखना, द फिजिकल द कंपोनेंट which decides the physical state of solution is solvent। यहां तक आया समझ में? यानी जो फाइनल स्टेट होती है ना सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की, या सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। द फिजिकल state of solution is same to that of physical state of solvent। इसको हम और एक नाम देते हैं स्टेट ऑफ असेंबलेज या स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। आया समझ में? यह पॉइंट याद रखना। यानी जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है वही फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होती है। यानी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट के साथ मैच करेगी वही कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। यह पॉइंट याद रखो, यहां तक नोट करो। अच्छा, पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। और सॉल्यूशन में क्या होता है, उसकी होमोजेनियस कंपोजिशन होती है थ्रू द मिक्सचर। यानी हमने सॉल्यूशन बनाई, अगर हमने वहां से एक स्पून शुगर लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया, जो कंसंट्रेशन इस शुगर सिरप की होगी वही कंसंट्रेशन जो शुगर सॉल्यूशन इसमें बीकर में उनकी सेम कंसंट्रेशन होगी। तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस कंपोजिशन थ्रू आउट। यहाँ ये जो सॉल्यूशन है ये सिंगल फेज सिस्टम होता है, यानी सारे कंपोनेंट्स की एक ही फिजिकल स्टेट रहती है, वहाँ पर कोई डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्री नहीं होती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और क्या हमने डिस्कस किया है कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है और नंबर ऑफ सोल्यूट्स में चेंज। सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको सोल्यूट कहते हैं। मगर ये याद रखना कि फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होती है वही फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी होती है। यानी अगर आपको कोई कहेगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, यह बोलना कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है और लास्ट में जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन बचती है, जिसके साथ वो मिलेगी, जिस कंपोनेंट के साथ वो मिलेगी फिजिकल स्टेट, वही सॉल्वेंट होता है। तो यहां तक आपने नोट किया होगा।
अब हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन नीट में भी आते हैं और जेई एडवांस्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आता है। अब हम डिस्कस करेंगे जनरली कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। अभी हमने एक सॉल्यूशन बनाई थी, पहले इसमें हमने वाटर लिया, फिर हमने इसमें शुगर डाला, शुगर इज सोल्यूट, और इसमें जो वाटर है वाटर इज सॉल्वेंट। अब बन गई सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन कितनी है सॉल्यूट की, या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं जनरली कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute, amount of solute present in total amount of solution, या कभी हम लेते हैं सॉल्वेंट भी। ये पॉइंट याद रखना कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अच्छा, ये कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं मोल्स में या ग्राम्स में या लेंगे ml में। इसी तरह टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हम ले सकते हैं मोल्स में, ग्राम में, ml में, लीटर में या kg में। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ले सकते हैं मोल्स में या ग्राम्स में या ml में। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हम ले सकते हैं मोल्स में या ग्राम्स में या ml में या लीटर में या kg में। यहां तक आया समझ में। सिंपल पॉइंट याद रखना, इस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। यहां तक आया समझ में। अच्छा, जो पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोलैरिटी, देखो कंसंट्रेशन के क्या मतलब है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी वैसा ही कुछ आएगा ना। हम यहां पर मोलैरिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं मोल्स में और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं लीटर्स में। कुछ आया समझ में। यानी मोलैरिटी का मतलब यह है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं मोलैरिटी। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution or per liter solution is called molarity। यहां तक आया समझ में। यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहां तक आया समझ में, उसको मोलैरिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
यहां तक आया समझ में? वो किस में? लीटर में। यह आया समझ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यूनिट क्या आएगा? मोल्स का मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलर, MOLAR कैपिटल M से। यहां तक आया समझ में? यहां तक पहले नोट करो जल्दी। यह आया समझ में? अब इधर नजर रखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यही करेंगे ना, तो ये इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। यहां तक आया समझ में? अब इधर नजर रखो, अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1.5 मोलर सॉल्यूशन, पहले पढ़ना आना चाहिए कि व्हाट डज दैट मीन, इस चीज का मतलब क्या है। जब आपको पढ़ना आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म, तो इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये याद रखना, पढ़ना आना चाहिए कि 1.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। यहां तक आया समझ में? कोई आपको बोलेगा व्हाट इज 3.2 मोलर सॉल्यूशन, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, या इन 1000 ml सोल्यूशन। आपको बोलेगा कोई व्हाट इज n मोलर सोल्यूशन, आप क्या बोलोगे? n मोल्स सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये पढ़ना आना चाहिए। 3.2 मोल्स, अगर मास निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करो मोलर मास, उस सबस्टेंस का हमें टोटल मास निकलेगा, हमने कितना डाला है उसमें। सपोज हम डिस्कस करेंगे यहां पर, पहले ये नोट करो, सारा नोट करो जल्दी। देखो, देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या आई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक हम काम करेंगे यहां पर, Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम A से डिनोट करेंगे सॉल्वेंट, B से डिनोट करेंगे सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चाहिए, इसका गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास पढ़ा है ना ऑलरेडी। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये याद रखना, ये पॉइंट्स। अभी हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट BCM डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो NB इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये दो इक्वेशंस अभी याद रखो। मैंने आपको बोला था कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, ये पढ़नी आनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला था 1.7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? यानी हमने 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डाले हैं किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, या 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट है 1.7 मोल्स। तो 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज का हम टोटल मास भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 180 ग्राम, है कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास। तो 1.7 मोल्स कितने हुए? तो 1.7 मोल्स ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 180 ग्राम। यहां तक आया समझ में? तो ये आंसर निकलेगा 1.7 इंटू 180, तो वो आएगा 306 इंटू 180 ग्राम। तो वो किसके बराबर है? 306 ग्राम। यानी हमने 306 ग्राम ग्लूकोज किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 306 ग्राम्स ऑफ शुगर, 306 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1.7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है, 1.7 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास, मगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम। तो 1.7 मोल्स किसके बराबर हुए? 306 ग्राम सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज। तो 306 ग्राम ग्लूकोज किस में है? 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां तक आया समझ में? जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म यहां से डिराइव कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। यह आया समझ में? अब और एक पॉइंट, मोलैरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक तो इक्वेशन है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, अगर हमें गिवन मास दिया होगा, तो गिवन मास से हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय मोलर मास, यहां से भी निकलेगा ना नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। बन गई और एक इक्वेशन। यहां तक आया समझ में? अगर ये ml में होगा, हमें किस में चाहिए? लीटर में। तो लीटर में लेने के लिए हमें डिवाइड क्या करना पड़ेगा? 1000। वो 1000 जाएगा ना इधर। जब 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये लीटर में है। जब 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये हमने किस में लिया था? ml में। और ml को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या डिवाइड किया? 1000। तो m इज इक्वल टू WB इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ml को कन्वर्ट किस में करना है? लीटर में। डिवाइड क्या करेंगे? 1000। वो किधर जाएगा? इधर। तो इंटू 1000। ये बन गई और एक इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस याद रखो, ये क्वेश्चंस में आपको जरूरत लगेंगी। आया समझ में? करो जल्दी नोट ये।
अच्छा, नोट में लिखना और एक पॉइंट नोट, आपको पता है कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि इनमें है ना इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। हमने ऑलरेडी चार्ल्स लॉ पढ़ा है ना 11th में। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी याद रखना इतना ही कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है उस वक्त वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। आया समझ में? इसका मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। सो इसका मतलब है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड मोलैरिटी डिक्रीजेस। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, with increase in temperature molarity decreases because volume increases। यह पॉइंट याद रखना। तो वी कैन से molarity is temperature dependent, molarity is temperature dependent। पॉइंट याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो इनके दरमियान क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीज बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज। विन क्या है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ तक सारा नोट करो जल्दी। अब क्वेश्चन लिखो। The molarity of a solution containing 6 gram urea in 250 ml solution will be, ये क्वेश्चन करो। यूरिया की जो फार्मूला है इट इज NH2CO NH2, और ऐसे भी लिख सकते हो NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, या ऐसे भी लिख सकते हो N2H4CO, और इसका जो मोलर मास है दैट इज 60। करो जल्दी। The molarity of solution containing 6 gram urea in 250 ml solution will be, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस में दी है? ml में।
तो वो लास्ट वाली इक्वेशन लगेगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ml इनटू 1000। यही है ना, सिंपल पॉइंट यही है। गिवन मास ऑफ यूरिया क्या है, 6 ग्राम, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 6 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया क्या है, 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 250 ml इनटू 1000। यहां तक आया समझ में? 6 1 6 10 254,000, यह आया समझ में? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 4/10 मोलर, यह आया समझ में? 4/10 मोलर इज आल्सो इक्वल टू 0.4 मोलर है सोल्यूशन। यह आंसर है इसका। करो जल्दी, आया समझ में? अच्छा, और एक टॉपिक है इसी के साथ, रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूट करना, एडिंग मोर वाटर और सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब है एडिंग वाटर, एडिंग मोर वाटर टू द सोल्यूशन। आया समझ में? तो मोलैरिटी क्या रहेगी लास्ट में सोल्यूशन की ऑन डाइल्यूशन। देखो हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस बीकर में एक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। यह आपको पता है, यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट याद रखो। अब हमने एक्स्ट्रा वाटर डाला इसमें, सपोज हमने XML डाला या कुछ और डाला एक्स्ट्रा वाटर। अब जो नया वॉल्यूम है वो क्या आएगा, पहला वॉल्यूम है v1, पहली मोलैरिटी क्या है m1। जब हमने और वाटर डाला यानी v1 चेंज होना v2 में, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस x, यही आएगा कि नहीं? अब इसकी मोलैरिटी होगी ना चेंज, v2 के साथ इसकी मोलैरिटी क्या बनेगी, m2। यहां तक आया समझ में? यानी डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम था v1, डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम है v2 और मोलैरिटी है m2। हमें फाइनल मोलैरिटी m2 निकालनी है। मगर ये पॉइंट याद रखो, क्या हमने सोल्यूट ऐड किया इसमें? हमने तो खाली सॉल्वेंट ऐड किया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहे, कांस्टेंट है कि नहीं? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इसमें कांस्टेंट रहे, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, रिमेन कांस्टेंट। देखो हमने कुछ सोल्यूट डाला था, सोल्यूशन में बन गई सोल्यूशन, मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहेगा ना कांस्टेंट। सपोज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज nb, nb किसके बराबर होगा, m1 इंटू v1, हमने भी पढ़ा था ना। जब हमने और वाटर डाला वॉल्यूम क्या बन गया v2 और मोलैरिटी क्या बन गया m2, मगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहे ना वही। तो इसका मतलब है nb इज आल्सो इक्वल टू m2 इंटू v1। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है NB बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू NB आफ्टर डाइल्यूशन, है कि नहीं? NB बिफोर डाइल्यूशन क्या है, M1 V1, और ये नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन क्या है, M2 V2, है कि नहीं?
सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आपको निकालनी है ना फाइनल मोलैरिटी, M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइड बाई V2। तो ये इक्वेशन लगेगी। यहां तक आया समझ में? पहला पॉइंट याद रखो, हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है M1, उसका वॉल्यूम है M1। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? M1 इंटू V1, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हुआ ना नंबर ऑफ मोल्स। या आया समझ में? अच्छा, अब हमने एक्स्ट्रा वाटर डाला XML। यहां तक आया समझ में? तो V2 किसके बराबर हुआ? जो ऑलरेडी V1 है प्लस XML। जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। मगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहे? कांस्टेंट। जो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे वही बाद में है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। NB बिफोर क्या है? बिफोर डाइल्यूशन इज M1V1। NB आफ्टर डाइल्यूशन क्या है? M2V2, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आपको M2 निकालना है, M1 इंटू V1 डिवाइड बाई V2। ये बन गई इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर added in 100 ml 0.1 molar glucose solution to make its molarity 0.05 मोलर। करो जल्दी। हमारे पास एक सोल्यूशन है, 100 ml है, मोलैरिटी है 0.1। अब हमने क्या देखना है? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। हमने कितना वाटर ऐड किया है ताकि 0.1 मोलर सॉल्यूशन क्या बने? 0.05 मोलर। ये आया समझ में? तो वो इक्वेशन इस्तेमाल होगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस एक्स। एक्स किसके बराबर होगा? V2 माइनस V1। आपको ये निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। करो जल्दी। तो सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा, आपको पहले क्या निकालना है? V2। तो ये M2 किधर जाएगा? नीचे। तो V2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइड बाई M2। M1 तो ऑलरेडी दिया है 0.1, V1 भी दिया है 100 ml, और M2 भी दिया है ये। तो पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। तो वो क्या बनेगा? M1 किसके बराबर है? 0.1 इंटू V1 किसके बराबर है? 100 ml डिवाइड बाई M2। M2 किसके बराबर है? 0.05। यही है ना? ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10 डिवाइड बाई 0.05। आया समझ में? तो वो क्या आएगा आंसर? 10 डिवाइड बाई 0.05 इज इक्वल टू 200 ml। तो V2 किसके बराबर है? 200 ml। आपको क्या निकालना है? कितना वाटर ऐड किया है? तो X इज इक्वल टू 200 ml माइनस 100 ml। वो किसके बराबर आएगा? 100 ml। यानी आपने एक्स्ट्रा वाटर कितना ऐड किया है? 100 ml। क्योंकि फाइनल V2 किसके बराबर है? 200 ml। इनिशियली कितना था? 100 ml। तो एक्स्ट्रा कितना डाला है? 100 ml। तो 100 ml इज द आंसर। यहां तक नोट करो जल्दी।
और एक टॉपिक पढ़ना है, रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग। देखो, हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। हमने इसको मिक्स किया है और एक सॉल्यूशन के साथ, इसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है v2। दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन गई है कि नहीं? एक सॉल्यूशन बन गई। अब इसकी मोलैरिटी होगी m3, है कि नहीं? और वॉल्यूम होगा v3। आया समझ में? या इसकी मोलैरिटी होगी कुछ m3, तो हमें m3 निकालना है कि m3 किसके बराबर होगी। देखो समझो चीजों को, यह सॉल्यूशन है कि नहीं? इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m1 v1, मोलैरिटी है m1 वॉल्यूम है v1। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 वॉल्यूम है v2। अगर हमें इसके मोल्स निकालने होंगे n1, वो किसके बराबर होगी? m1 v1। अगर इसके मोल्स निकालने होंगे n2 के, किसके बराबर होंगे? m2 v2। यही है ना? जब हमने यही दो मिलाए तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? यानी टोटल मोल्स क्या रहेंगे? n1 प्लस n2, है कि नहीं? यानी फाइनल मोल्स विल बी, क्योंकि ये दोनों मोल्स होंगे ऐड, तो टोटल मोल्स यहां से निकलेंगे ना। तो n टोटल किसके बराबर है? n टोटल है बराबर n1 प्लस n2, है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स तो रहेगा ना कांस्टेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हियर एंड हियर विल बी सेम, क्योंकि यहां पर मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? n1। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n2। तो इसमें टोटल मोल्स क्या रहेंगे? n1 प्लस n2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी n1 प्लस n2। किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। देखो समझो, सॉल्यूशन है, इसमें मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितने होंगे? n1। तो n1 इक्वल टू m1 इंटू v2। ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2। अब इसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? वो निकलेगा n2 से। हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे? इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो n टोटल किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन। n टोटल किसके बराबर है? अगर हम n टोटल यहां लेंगे v3, तो n टोटल किसके बराबर आएगा? m3 v3, यही आएगा ना। तो इसका मतलब है n टोटल किसके बराबर है? m3 v3। m3 v3 इज इक्वल टू n1 किसके बराबर है? m1 v1 प्लस m2 v2, यही आएगा ना। हमें क्या निकालनी है? फाइनल मोलैरिटी m3। तो m3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v3। v3 है ना फाइनल वॉल्यूम, वो फाइनल वॉल्यूम क्या निकलेगा? v1 प्लस v2, वही निकलेगा ना। तो v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो वो किसके बराबर आएगा? और m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो ये आएगी फाइनल मोलैरिटी। तो ये इक्वेशन नोट करो जल्दी। तो फाइनल मोलैरिटी क्या आएगी? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अगर तीन सोल्यूशन डाले तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 टोटल वॉल्यूम। तो लिखो यहां तक।
लिखो एक न्यूमेरिकल इसी पे क्वेश्चन। 20 ml of 0.2 molar Al2SO4 whole thrice is mixed with 30 ml of 0.3 molar H2SO4. The final molarity will be, करो जल्दी। Solution. Resultant molarity is equal to M1V1 plus M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यही आएगा ना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू इनिशियल मोलैरिटी क्या है, यानी M1 क्या है 0.2 इंटू वॉल्यूम क्या है 20 प्लस M2 किसके बराबर है 0.3 और V2 किसके बराबर है 30 के बराबर डिवाइड बाई V1 प्लस V2 वो क्या है 20 ml प्लस 30 ml। तो यहां से आंसर निकलेगा। सो M इज इक्वल टू 0.4 तो यह आएगा 4 प्लस 3 इंटू 30 प्लस 9 डिवाइड बाई 50, 13 डिवाइड बाई 50 तो 0.26 मोलर इज आंसर। देखो जल्दी। देखो और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वेंटी ml ऑफ 0.3 molar Al2SO4 whole thrice is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2 solution. Calculate the concentration of Al3 plus ions in the solution. Options 0.2 molar, B option 10.3 molar, C option 0.1 molar और D option 0.25 मोलर। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी पहले क्वेश्चन करो।
तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन करना। अच्छा, मोलैरिटी को और एक इक्वेशन है जहां से क्वेश्चन आते हैं, यानी तीसरा पॉइंट मोलैरिटी का। आप लैब में जाओगे, वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एसिड की बोतल दी जाएगी या बेस की, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 की बोतल दी गई। वहां पर क्या होता है, उस बोतल में कुछ टर्म्स होती लिखी होती है। ये एक बोतल है, इसमें H2SO4 है और वहां लिखा होता है 98%। अब आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, ये कितनी मोलर की सोल्यूशन है, क्योंकि इट इज नॉट 100% H2SO4, इसमें कुछ वाटर भी है, सोल्यूशन है। अब आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले देखोगे यहां पर कुछ टर्म्स लिखी होती है, वहां पर एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ टर्म्स होती है। यहां लिखी होती है डेंसिटी, यहां लिखी होती है उसकी परसेंट प्योरिटी और इसका मोलर मास। आया समझ में? डेंसिटी के बदले लिखा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। ये टर्म्स इस्तेमाल करके आप इस H2SO4 सोल्यूशन जो इसमें है बोतल में, आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट प्योरिटी कितनी है 98% इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। इससे क्या निकलेगी, इससे मोलैरिटी निकलेगी। ये याद रखना उस सोल्यूशन की, ये पॉइंट याद रखना। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, a bottle contains 95% H2SO4 solution with density of 1.75 gram per ml. Full stop. The molarity of the solution will be, एनसीईआरटी में इस चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है, जैसे हम ये करेंगे वैसे ही वो क्वेश्चन है। तो लिखो, परसेंट प्योरिटी कितनी है 95, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 95 इंटू डेंसिटी किसके बराबर है 1.75 इंटू 10 डिवाइड में मोलर मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर है 98। तो यहां से क्या निकलेगी मोलैरिटी, तो वो क्या आएगा 95 इंटू 1.75 इंटू 10 डिवाइड बाई 98। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 16.9 नियरली इक्वल टू 17 मोलर। आया समझ में? यानी जो बोतल में H2SO4 है उसकी मोलैरिटी क्या है 17 मोलर। आपको ऑलरेडी पता है वॉल्यूम भी इसका। फिर अगर आपको कोई और मोलैरिटी वहां से बनानी है तो फिर आप क्या करोगे M1 V1 इज टू M2 V2। तो ये भी नोट कर रहे हो क्वेश्चन। लिखो और एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डेंसिटी इन ग्राम पर ml
in gram per ml of a 3.6 molar H2SO4 solution with that is 29% H2SO4 by mass will be मोलर मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर है? 98 के बराबर. ए ऑप्शन 1.64, बी ऑप्शन 1.88, सी ऑप्शन 1.22, डी ऑप्शन 1.45. डेंसिटी निकालनी है. सॉल्यूशन कितनी मोलर है? 3.6 मोलर. और परसेंट प्योरिटी कितनी है? 29 बाय मास. तो आपको क्या निकालना है? डेंसिटी. करो जल्दी. तो देखो क्या करोगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास. वो क्या आएगा? आपको क्या निकालनी है? डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाई परसेंटेज बाय मास इंटू 10. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी किसके बराबर है? 3.6 इंटू मोलर मास किसके बराबर है? H2SO4 का 98 का. परसेंटेज बाय मास क्या है? 29 इंटू 10. तो डेंसिटी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 98 y का बराबर 352.8 डिवाइड बाई 290. तो वो है बराबर 1.21 ग्राम पर ml. तो 1.21 कौन है? 1.6 1.21. तो सी ऑप्शन इज आंसर. तो करो जल्दी ये. लिखा यहां तक? अब हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो मोलैलिटी क्या होता है. सिंपल याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट. बस इतना याद रखना. यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने डिजॉल्व किए हैं इन 1 kg सॉल्वेंट और 1000 ग्राम सॉल्वेंट. या आया समझ में? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एनबी से हम डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय, हमने अभी सॉल्वेंट लिया है केजीज में, मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट. तो इसका मतलब है एम ए, मास ऑफ सॉल्वेंट.
आया समझ में? या WA भी लिख सकते हैं, WA, ये बन गई उसकी इक्वेशन। अब देखो, क्या इक्वेशन में वॉल्यूम आया? नहीं। इक्वेशन में क्या आया? मास, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है और यहां पर है मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। तो इसका मतलब है कि ये जो मोलैलिटी है, यहां पर तो वॉल्यूम की टर्म नहीं है। अगर टेम्परेचर होता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, तो मोलैलिटी डिक्रीज होती। यहां पर तो मास है, मास का कोई इफेक्ट नहीं है ड्यू टू टेम्परेचर। तो वी कैन से मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखो, करो जल्दी। अच्छा, और एक पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या बनेगा? मोल्स। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें हमने लिया? केजी में। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मोल्स पर केजी, और इसी को हम कहते हैं मोलल। आया समझ में? इसको मोलल भी कहते हैं। तो ये पढ़ना आना चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने होंगे, सो NB इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू WA। तो ये और एक इक्वेशन बन गई, याद रखना। जल्दी करो नोट। अब हम देखेंगे हम कैसे इक्वेशन को पढ़ेंगे। देखो, अगर आपको कोई बोलेगा 1.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, देखो यहां से कितनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, और फिर बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। खाली आपको समझ आनी चाहिए कि ये बोल क्या रहा है ये इंफॉर्मेशन। 1.5 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स 1.5 moles of glucose in 1 kg water, 1 kg और 1000 ग्राम वाटर, यही है ना? आया समझ में? और 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है? 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर है? 180 ग्राम। तो 1.5 मोल्स किसके बराबर होंगे? तो 1.5 इंटू 180 ग्राम, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 1.5 इंटू 180, तो वो है बराबर 270 ग्राम। देखो कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक हमें 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी मिले, और 1 kg या 1000 ग्राम वाटर भी मिले, या 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 270 ग्राम। कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी अब हम इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता होगी, डेंसिटी कितनी है, तो हम वहां से मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। यहां तक आया समझ में? यहां से हम और कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज है कितना? 270 ग्राम, और वाटर कितना है? 100 ग्राम। यहां से मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यहां से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहां से मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या, 1.5 मोल्स है ग्लूकोज है, 1000 ग्राम है वाटर, मीनस 55.5 मोल्स ऑफ वाटर है। यहां से मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। यानी हमें इक्वेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो लिखो यहां तक पहले जल्दी। अच्छा, NB किसके बराबर है? WB/MB। यानी अगर मोल्स में नहीं दिया होगा, अगर ग्राम्स में दिया होगा सोल्यूट, तो हम क्या करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू WA। आया समझ में? ये केजीज में। सर अगर ये ग्राम्स में दिया होगा, केजीज में नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड 1000, उससे वो किस में बनेगा? केजी में। वो 1000 इधर जाएगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजीज में। अगर ग्राम्स में दिया होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड 1000, वो जाएगा ना इधर, तो मल्टीप्लाई 1000। तो ये तीनों इक्वेशंस आप याद रखो। आया समझ में? नोट करो जल्दी। अब हम आएंगे और कंसंट्रेशन टर्म पे।
अब हम डिस्कस करेंगे तीसरी कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय काई और एक्स. मोल फ्रैक्शन सीधे पता है मोल्स का फ्रैक्शन. हमने एक सॉल्यूशन बनाई, उसमें सॉल्वेंट भी है सोल्यूट भी है. अच्छा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट गिव्स अस सॉल्यूशन, है कि नहीं? हम सॉल्वेंट ए से डिनोट करते हैं, सोल्यूट बी से, है कि नहीं? अगर इसके Na मोल्स हैं, इसके कितने हैं Nb मोल्स, सॉल्यूशन के कितने हैं Na प्लस Nb, यही आएगा ना, यही आएगा ना. अब मोल्स का फ्रैक्शन करो. अगर हम देखें कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, वो बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अब आया समझ में? देखो, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट गिव सॉल्यूशन. सॉल्वेंट के मोल्स है Na, सोल्यूट के मोल्स है Nb, दोनों को मिला के बन गई सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के मोल्स है Na प्लस Nb. अब हम देखेंगे सॉल्वेंट के कितने मोल्स है इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. उसी तरह कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अब आया समझ में? यह बन गई एक इक्वेशन. नंबर, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय Na प्लस Nb, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन. यह बन गई और एक इक्वेशन. और एक पॉइंट याद रखना, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1. यह पॉइंट याद रखना. आया समझ में? और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये और एक इक्वेशन याद रखना, यानी रेशियोज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट. रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट. आया समझ में? यहां तक आया समझ में? फिर आप Na के बदले ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और Nb के बदले भी, तो यहां से बाकी इक्वेशंस भी निकलेगी. यहां तक आया समझ में? तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन हुआ कि किसी कंपोनेंट के कितने मोल्स है इन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन. आया समझ में? और ये भी क्या है? क्या यहाँ पर वॉल्यूम का कोई कंसेप्ट है? नहीं. तो इट इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. और एक पॉइंट याद रखना, ये खाली बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई नहीं होता है, इट इज अप्लाइड फॉर पॉलिनरी सॉल्यूशंस एज वेल. अप्लाइड टू पॉलिनरी सॉल्यूशंस एज वेल. ये बाइनरी के साथ ये पॉलिनरी सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई होता है. मोलैरिटी किस पे होती है? बाइनरी सॉल्यूशन पे. मोलैलिटी किस पे? बाइनरी सॉल्यूशन पे. मोल फ्रैक्शन किस पे? बाइनरी पे भी और पॉलिनरी पे. यहां तक नोट करो जल्दी. अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े. अच्छा, और एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको कोई बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1/20, आप इसको कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? 1. टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? 20. इसका ये भी मतलब हुआ ना 1 मोल सोल्यूट है. अच्छा, 19 मोल्स क्या है फिर? सॉल्वेंट. यही आएगा ना, 1 मोल सोल्यूट, यानी ये है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स तो सोल्यूट ऑलरेडी दिए ऊपर. अब इस 20 में 1 की कंट्रीब्यूशन है ना सोल्यूट की. इस 20 में 1 मोल कंट्रीब्यूशन किसकी है? सोल्यूट की. तो 19 मोल्स किसके हैं? 19 मोल्स है सॉल्वेंट के. तो ऐसे भी हम इसको पढ़ते हैं. यहां अगर आपको कोई बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज, अच्छा, 2/35, आप क्या पढ़ोगे? आप इसको ऐसे पढ़ोगे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 33 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और 2 मोल सोल्यूट के. अब ऐसे भी पढ़ सकते हो. तो ये याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया है क्या? 2 डिवाइड बाय 35, तो 2 मोल सोल्यूट. 35 में है ना ऑलरेडी 2 मोल सोल्यूट, तो 33 मोल्स क्या बच गए? सॉल्वेंट. तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको. तो ये याद रखना. सारा नोट करो जल्दी.
अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जरा लिखो क्वेश्चन। द मोल फ्रैक्शन of glucose in 0.5 molar glucose solution will be, जरा करो ये क्वेश्चन जल्दी। देखो आपको बड़ी बड़ी इक्वेशंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इक्वेशंस याद रखो, बाकी आपको इंटर कन्वर्शन इक्वेशन आपको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 0.5 मोलल सोल्यूशन पढ़ने आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 0.5 मोल्स ग्लूकोज इन 1 kg और 1000 ग्राम वाटर, यही है ना? आया समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो आपको मिले, कितने हैं? 0.5 मोल्स। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होंगे? वाटर कितना है आपके पास? 1000 ग्राम, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए मास आपको किस में लेना है? गिवन मास ग्राम्स में। तो वाटर का मोलर मास कितना है? 18। ये क्या आएगा? 55.5 मोल्स। तो मिल गए ना दोनों के मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर आएगी? वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, 55.5 प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? 0.5 मोल्स, है कि नहीं? वो क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 56। तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 0.5 डिवाइड बाई 56, वो आएगा बराबर 0.008। यह आया समझ में? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या आई? 0.008। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप निकालनी होगी, आप सीधे क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यहाँ ये बनेगा माइनस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.008। अब आया समझ में? वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 0.992। ये आंसर है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.008 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.992, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ये आया समझ में? ये क्वेश्चन नोट करो। देखो और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इतना ही लिखो अभी। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन
हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू 2/28। चलो करो जल्दी। देखो सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब हुआ ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज आल्सो इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 26 प्लस 2। तो मोल्स ऑफ यूरिया किसके बराबर है? मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर है? 26 है कि नहीं? अब मोल्स ऑफ वाटर तो मिले, हमें मास ऑफ वाटर भी मिलेगा ना। सो मास ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 26 इंटू 18, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। 26 मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होंगे? तो होगा 26 इंटू 18। तो 26 इंटू 18 वो आएगा 468 ग्राम। तो अब मोलैलिटी की इक्वेशन करो। मोलैलिटी की इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नहीं डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वो ग्राम्स में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा? 1000। आया समझ में? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? 2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? 468 ग्राम इंटू 1000। तो ये निकला आंसर। तो वो आएगा बराबर 2000 डिवाइड बाई 468। तो वो आएगी मोलैलिटी इज इक्वल टू 4.2 मोलल। तो सोल्यूशन कितनी मोलल है? 4.2 मोलल सोल्यूशन। यहाँ तक आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन करो, इक्वेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आया समझ में? अच्छा, अब और एक कंसंट्रेशन टर्म है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये मतलब है इसका। और पर लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। यहां तक आया समझ में? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आया समझ में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे? वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको मोलर मास पता होनी चाहिए, आपको एन फैक्टर पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, अच्छा ये याद रखना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। आया समझ में? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से क्या निकलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ये आया समझ में? अच्छा सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? ये याद रखना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एन। एन क्या हो सकता है? एन आपको पता है बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी है, या एसिडिटी ऑफ बेस कितने हैं, या टोटल चार्ज ऑन आयन किसके बराबर है। ये याद रखना, एन होता है क्या? एन होता है बराबर
बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी है, या एन होता है बराबर एसिडिटी ऑफ बेस या टोटल चार्ज ऑन एन आयन, टोटल चार्ज ऑन एन आयन इन ए साल्ट या इन एन आयनिक कंपाउंड, टोटल चार्ज ऑन एन आयन इन ए साल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4, ये एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, ये कितने प्रोटॉन देगा। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने देगा, एसिडिटी मीन्स OH नेगेटिव आयन कितने देगा। आया समझ में, ये कितने दे सकता है 2, तो इसका एन किसके बराबर है, इसका एन है 2 के बराबर। इसी तरह H3PO4 ये कितने दे सकता है 3, तो एन इज 3। आया समझ में। या हमारे पास है H3PO3 ये कितने देगा, ये देगा खाली 2, सो एन इज 2। आया समझ में। या HNO3 है हमारे पास, ये कितने प्रोटॉन दे सकता है 1, तो एन इज 1। आया समझ में, ये पॉइंट्स नोट करो। आया समझ में, यानी n फॉर H3PO3 इज 2, n फॉर HNO3 इज 1। या अगर HCl भी होगा कितने प्रोटॉन देगा, ये 1 देगा, तो n इज 1। यह आया समझ में, तो ये याद रखो। इसी तरह बेस कितनी OH नेगेटिव आयन्स देगी, दैट इज कॉल्ड इट इज एसिडिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक KOH कितने दे सकता है 1, तो n इज 1। इसी तरह CaOH होल ट्वाइस कितने दे सकता है 2, तो n इज 2। यह आया समझ में। अगर मेरे पास है कोई साल्ट NaCl, कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, एनायन पे कितना है 1, तो ऑन एन आयन किसी भी आयन पे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन पे कितना टोटल चार्ज है, दैट्स कॉल्ड एन। तो कैटायन पे कितना टोटल चार्ज है 1, एनायन पे टोटल चार्ज कितना है 1, एक ही आयन का लेना है, तो n इज 1। इसी तरह MgCl2, Mg पे टोटल चार्ज कितना है +2, 2 Cl नेगेटिव आयन पे टोटल चार्ज कितना है -2, तो n इज 2। हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, हमें खाली n देखना है। आया समझ में। इसी तरह Al2SO4 होल थ्राइस, एक Al पे कितना चार्ज है +3, 2 पे कितना आएगा +6, एक SO4 नेगेटिव पे कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, 3 पे कितना आएगा 6 नेगेटिव, तो n इज 6। ये तो ऑलरेडी आपने सीखा ना चार्ज निकालना। तो n में भी कि एक एसिड में कितने प्रोटॉन दे सकता है, n में भी एक बेस कितने OH नेगेटिव आयन दे सकते हैं, n में भी टोटल चार्ज ऑन एन आयन ऑन एन ये साल्ट कितना होगा, किसी भी आयन पे कितना चार्ज हो सकता है एक साल्ट में। ये आया समझ में। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय n। तो ये क्या बनेगा, n इज इक्वल टू मोलर मास, इसके बदले आएगा मोलर मास डिवाइड बाई n किधर जाएगा ऊपर इनटू v। ये और एक इक्वेशन बन गई। ये लीटर में होने चाहिए, अगर ये ml में होगी तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 1000, वो किधर जाएगा ऊपर। तो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू WB इंटू n, अच्छा इंटू MB इंटू V इंटू 1000, ऐसे भी निकलेगी। आया समझ में। तो ये सारी इक्वेशंस याद रखना नॉर्मेलिटी के लिए। अच्छा और एक पॉइंट याद रखो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की इक्वेशन यही निकलेगी, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू 1000। ये सारी टर्म किसके बराबर है, ये ना मोलैरिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, पढ़ा है ना ऑलरेडी। तो ये टर्म सारी ये किसके बराबर है, ये मोलैरिटी के बराबर है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n, सॉरी, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ये याद रखना। क्योंकि WB MB वॉल्यूम 1000 ये किसके बराबर है, मोलैरिटी के बराबर। तो ये सारी टर्म यहाँ किसके बराबर आएगी, मोलैरिटी, और क्या रहेगा n। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान ये इक्वेशन है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। n फैक्टर आपको पता है, n फैक्टर मीन्स एसिड कितना प्रोटीन दे सकता है, बेस कितनी OH नेगेटिव आयन देगी, या किसी साल्ट के किसी आयन पे टोटल चार्ज कितना है। यह आया समझ में, ये नोट करो जल्दी।
अच्छा, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन, जैसे हमने डिस्कस किया था ना रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यहां पर भी क्या है n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, बस इतना याद रखना, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखना। अगर n2 निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा, n1 v1 डिवाइडेड बाई v2। आया समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वहां भी कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ भी कांस्टेंट रहेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, यही है ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स आफ्टर डाइल्यूशन, इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो सीधे याद रखो n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। इसी तरह रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 दोनों को ऐड करो, वो क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो वैसी इक्वेशन आएगी m1 m2 के बदले आएगा n1 n2, तो नॉर्मेलिटी यानी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 एंड सो ऑन v1 प्लस v2, ये और एक इक्वेशन आएगी। जैसे हमने मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन या मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग की थी, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, यहाँ पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे वहां पर है टोटल नंबर ऑफ ग्राम, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर रहेगा। आया समझ में। अब जैसे वहां पर हमने थर्ड इक्वेशन की थी ना, कोई बोतल है उसमें H2SO4 है, अब उसकी ये नॉर्मेलिटी कितनी होगी, मोलैरिटी के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, अब नॉर्मेलिटी की और एक इक्वेशन आएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंट बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास के बदले यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड करो, ये याद रखना। वहां पर हमने किया था मोलर मास डिवाइड बाय, और यहाँ पर क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइड, तो ये इक्वेशन आएगी नॉर्मेलिटी पे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ तक पहले नोट करो। लिखो क्वेश्चन, the normality of 0.2 normal, the normality of 0.2 molar H2SO4 solution will be, करो जल्दी ये क्वेश्चन। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर, n फैक्टर किसके बराबर है यहाँ पर 2, ये कितने प्रोटॉन देगा 2, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितने है 0.2, n किसके बराबर है 2 के बराबर, होगा 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन। आया समझ में। अच्छा, और एक टॉपिक है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज डिनोट करते हैं W/W परसेंट, यानी ऐसे परसेंट W/W ऐसे डिनोट करते हैं, ये याद रखो। मास परसेंटेज ये क्या है, मास परसेंटेज होता है किसके बराबर, परसेंट W/W,
ऊपर वाला W है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, किसमें लेंगे, ग्राम्स में। नीचे वाला W है मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें आएगा, ग्राम्स में, इनटू 100। ये बन गई मास परसेंटेज। अच्छा, और क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। आया समझ में। तो ये है मास परसेंटेज। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको इंफॉर्मेशन एक ही दी जाएगी, आपको दूसरा निकालना होगा। तो ये इजी है। अगर आपको मोलैलिटी दी गई होगी, वहां से आप इजी मास निकाल सकते हो दोनों कंपाउंड्स का, और मास परसेंटेज भी निकाल सकते हो। आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, आप मोलैलिटी नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो। तो लिखो पहला क्वेश्चन आज। देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ solution containing urea of 10% W/W। चलो करो जल्दी। यानी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज कितनी है, 10%। आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी। देखो सॉल्यूट कैसे पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब है 10% यूरिया सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 10% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही है ना इसका मतलब, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब है। इसका मतलब है अब वाटर कितना होगा, तो मास ऑफ वाटर किसके बराबर आएगा, मास ऑफ वाटर 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम यूरिया, वो आएगा ना 90 ग्राम। यानी आपको यूरिया कितने ग्राम है, 10 ग्राम, वाटर कितना है, 90 ग्राम। निकालनी क्या है आपको, मोलैलिटी। तो पहले यूरिया के मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया किसके बराबर है, इसका मास कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है, 60 है कि नहीं, मोलर मास ऑफ यूरिया है ना 60 के बराबर। तो अब मोल्स कन्वर्ट करो, 10 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 0.16 मोल्स। मास ऑफ वाटर कितना है, 90 ग्राम। तो मोलैलिटी क्या आएगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास, या ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। यही है ना इक्वेशन पढ़ी है ना, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पर तो 1000 ग्राम के बदले क्या है, 90 ग्राम। तो उसको 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 1000, वो इधर जाएगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया किसके बराबर है, 0.16। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है, 90 ग्राम इनटू 1000। यहाँ से निकलेगी ना मोलैलिटी, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 0.16 इंटू 1000, अच्छा डिवाइड बाई 90, वो आएगा बराबर 1.7 मोलल। यहां तक आया समझ में। पहले आप 10% यूरिया को देखो क्या है, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया कितने मोल्स के बराबर है, 0.16 मोल्स। अब वाटर कितना है, सोल्यूशन तो टोटल 100 ग्राम है, ऑलरेडी 10 ग्राम वाटर है, तो 90 ग्राम है ना वाटर। तो मोलैलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
इन 1 kg सॉल्वेंट। अब 1 kg के बदले यहाँ पर क्या है, ग्राम्स में है ना सोल्यूट, तो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई क्या करोगे 1000, वो आएगा ना केजी में, वो 1000 किधर गया, यहाँ ऑलरेडी तो इक्वेशन पता है, तो मोलैरिटी कितनी निकलेगी 1.7 मोलर। यह आया समझ में। और एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A 6.50 मोलल solution of KOH has a density of 1.89 gram per cubic centimeter या per ml. The molarity of the solution will be, करो जल्दी, देखो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है 6.50 मोलल सॉल्यूशन। 6.50 मोलल का मतलब है 6.50 मोल्स ऑफ KOH इन 1000 ग्राम वाटर, यही है ना मोलैरिटी का मतलब, यही है ना, क्योंकि हमें यही है ना इसका, हमने ऑलरेडी तो इक्वेशन पढ़ी है 6.5 मोलल मीन 6.50 मोल्स इन 1000 ग्राम वाटर। अच्छा, तो 6.5 मोल्स तो ऑलरेडी हमें KOH को मिले, मगर यहाँ पर है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, मगर डेंसिटी क्या है सॉल्यूशन की 1.9, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है पहले। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, है कि नहीं। मास कितना है, मास है 1000 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.89, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1.89, तो यहां से क्या निकलेगा, अच्छा एक सेकंड, इधर 6.50 मोलल का मतलब है 6.5 मोल्स इन 1000 ग्राम वाटर। अब हमें पहले देखना है ना वेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, ऑलरेडी तो 6 मोल्स है KOH के, 1 मोल ऑफ KOH किसके बराबर है, अगर हम KOH को देखेंगे KOH, इसका मास कितना है 39, इसका कितना है 16, इसका कितना है 1, तो इनका प्लस होगा, वो किसके बराबर आएगा 39 प्लस 16 प्लस 1, तो 56 इज द मोलर मास ऑफ KOH। हमारे पास कितने मोल्स है KOH 6.50 मोल्स, यही है ना, तो इंटू 6.50, तो यानी 6 पॉइंट, इधर नजर रखो, समझो क्वेश्चन को पहले, 6.50 मोलर सोल्यूशन मतलब है 6.5 मोल्स ऑफ KOH इन 1000 ग्राम वाटर, यही है ना, क्योंकि 6.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH है, इसका मतलब है 6.50 मोल्स ऑफ KOH इन 1000 ग्राम वाटर, मगर 1 मोल ऑफ KOH किसके बराबर है 56 ग्राम, है कि नहीं, तो इसका मतलब है 6.50 मोल्स ऑफ KOH किसके बराबर है, तो 6.50 मोल्स ऑफ KOH किसके बराबर है 364 ग्राम, और वाटर कितना है, वाटर है 1000 ग्राम, यही है ना, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आएगा 1364 ग्राम, तो सोल्यूशन का मास कितना है 1364,
क्योंकि इस सोल्यूशन में 1000 ग्राम है वाटर और क्यूएच कितना है 364 ग्राम, तो 1000 ग्राम प्लस 364 ग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूशन। अब तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें मिल गया है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। या आया समझ में, या आया समझ में। मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूशन है बराबर 1364 डिवाइड बाय डेंसिटी किसके बराबर है 1.89। या आया समझ में, या आया समझ में। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना, इधर नजर रखो प्लीज, इधर नजर रखो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मास तो आप सोल्यूशन तो मिला, डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, है कि नहीं। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूशन है बराबर 1364, डेंसिटी किसके बराबर है 1.89। तो यहां से मिलेगा ना हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो 1364 डिवाइड बाय 1.89, तो वो होगा 721.6 ml है सॉल्यूशन। आया समझ में, क्योंकि ये तो ग्राम मिला, ग्राम के आंसर सेंटीमीटर क्यूब मिला, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1 ml, तो सॉल्यूशन कितनी है 721.6 ml। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है मोलैरिटी। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है 6.5 मोल्स है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आपको पता है, तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 1000, यही है ना। क्योंकि ये तो ml में, आपको किस में चाहिए 1000 में, डिवाइड बाय करो 1000 हो जाएगा ना इधर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है 6.50 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है 721.6 इंटू 1000। यह आया समझ में, तो वो क्या निकलेगा आंसर 650 इंटू 1000 इक्वल टू डिवाइड बाई 721.6, तो वो सॉल्यूशन क्या है 9 मोलर। आया समझ में। तो पहले आप क्या करोगे 6.50 मोलर सॉल्यूशन क्या है 6.50 मोल्स इन 1000 ग्राम वाटर, 6.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है 364 ग्राम, और 1000 ग्राम वाटर है, वहाँ से क्या निकलेगा हमें मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन पता है हमें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता है, वहाँ से हमें निकलेगा ये उसको क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर निकला 721.6 ml, और ऑलरेडी हमें तो मोल्स ऑफ ये पता है सोल्यूट कितने हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, वहाँ से क्या निकलेगी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या निकली, मोलैरिटी हमें मिली है 9 मोलर सोल्यूशन। ये आया समझ में, तो दिस इज आंसर। इसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, उसको कन्वर्ट करना है, आपको ईजी होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक आप रिवाइज करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।